फ्रेंड्स, वेलकम टू द इल्यूजन। मैं जीवन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से जुड़े 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप यहाँ पर एक स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें देखिए 2 नंबर पीजीटी एंड टीजीटी। ये क्या है? तो यह जो है एक भाई ये दिया हुआ सिलेबस किसका, तो ये सिलेबस है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का, और उसकी जो फॉर्म आपने भरी है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पार्ट 3 में टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोगी लिखा हुआ है। तो ये जो पेडागोगी का देखिए आप तीर लगाएं, पहला तीर अभी दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए, ये पहला तीर है ना, ये वाला नॉलेज ऑफ NEP 2020, मैंने इसका वीडियो दे दिया आपको। अब देखिए पेडागोजिकल कंसर्न में करिकुलम दिया, मैंने आपको करिकुलम दे दिया। अभी आपको इवैल्यूएशन दे रहा हूँ। अब आपको मिलेगा प्लानिंग, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, इंस्ट्रक्शन मटेरियल, सोर्सेज, टेक्स्ट बुक्स। ये देखिए ये सोर्सेस है, सप्लीमेंट्री मटेरियल, AB एड्स, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी। आप जितने भी सिलेबस आप देख रहे हैं आपको सारे वीडियो मिलेंगे और एक एक करके मिलेंगे। और आज से मैं आपका जो संस्कृत का द्वितीय भाषा, जिसने भी दूसरी भाषा संस्कृत सिलेक्शन किया है उसके लिए मैं संस्कृत का एकदम बेसिक से लेकर के आऊँगा, ताकि आप संस्कृत को समझें और उसका भी फ़ायदा उठाएं। तो मेरा मोटो ये है कि इस बार आप किसी भी तरह से इसे क्लियर करना है। कौन सा एग्ज़ाम? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, पहली बार एग्ज़ाम आ रही है। इसमें क्या पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन हमें अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना है। तो चलिए देखते हैं मूल्यांकन से संबंधित प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, ये इसका मैंने लोगो बनाया है, मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। मूल्यांकन को इंग्लिश में आपसे कहा जा सकता है CCE, कहीं पर शॉर्ट में आ जाता है CCE। तो अगर कह दे आपसे कि CCE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इम्पॉर्टेंट MCQ नहीं होता, ये हमने यहाँ लिखा है। तो CCE का देखिए C फॉर कंटिन्यूअस एंड C फॉर कम्प्रिहेंसिव और E फॉर इवैल्यूएशन। तो पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? ये क्या होता है मुक्त अंत वाला प्रश्न? मुक्त अंत वाला का मतलब, यदि मैं आपसे कहूँ कि आपका नाम क्या है, तो आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ठो होगा, आप 10 नाम नहीं बताइएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत के कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम बताएं, तो आपके कई सारे आंसर हो गए। तो ये देखिए मुक्त अंत वाला प्रश्न। वैसे प्रश्न जिसके कई जवाब हो सकते हैं, जैसे मैं किसी छात्र से पूछूं आपका समाज में कितना तरह के खेल पसंद किए जाते हैं, तो उसका कितना प्रकार से जवाब हो सकता है। कोई क्रिकेट कहेगा, कोई गिल्ली डंडा भी कह सकता है, कोई गोटी भी कह सकता है, कोई लूडो भी कह सकता है, कोई कैरम भी कह सकता है। कितने जवाब हुए? तो ऐसे कई जवाब वाले प्रश्न जो होते हैं, जिसका उत्तर कई जवाब होता है, उसको कहते हैं मुक्त अंत वाला प्रश्न। तो आप देखिए ऑप्शन, व्याख्या कीजिए कि भोजन की आवश्यकता सभी पादपों एवं जीवों की होती है। इसका तो एक ही आंसर हाँ होता है, और कोई उपाय नहीं है। पादप हो या जीव हो, उसको भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? मान लीजिए, ये एक ऑप्शन है, मान लीजिए कि पादप अपना स्वयं पोषण करते हैं, तो क्या यह स्वपोषी कहलाते हैं? तो इसका भी एक छोटा सा आंसर देख लीजिए, हाँ स्वपोषी कहलाएगा जो अपना पोषण स्वयं करते हैं। उपरोक्त कथनों में कोई नहीं, तो मैंने कहा था 99% ये ऑप्शन नहीं होता है, फिर भी इस पर चर्चा करना है। तो बी ऑप्शन मैंने छोड़ा था। आप देखिए बी ऑप्शन, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? तो कोई कहेगा वृद्धि के लिए, कोई कहेगा विकास के लिए, कोई कहेगा रोगों से रक्षा के लिए। आप देखिए कितना आंसर हुआ। तो इसका हुआ सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन क्यों आवश्यक है। ये खुला अंत वाला क्वेश्चन है।
दूसरा सवाल है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है। तो आप देखें कि अध्यापकों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, ये जो मूल्यांकन होता है ना, ये अध्यापक का नहीं होता है, मूल्यांकन होता है छात्रों का, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास की सभी पहलू शामिल हैं, तो ये हो सकता है। अगला देख लेते हैं, शिक्षार्थियों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर विद्यालय आधारित मूल्यांकन होने लगे तो कोई स्कूल में ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, कोई स्कूल में कम नंबर मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता। विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें अध्यापक और बालक के सभी विकास के पहलू शामिल हो। देखिए, अध्यापक का विकास पहलू यहाँ पर नहीं देखा जाता है, यहाँ पर देखा जाता है बालक का। तो हमें लग रहा है और आपको भी लग गया होगा कि इसका आंसर 2 होगा, ऑप्शन बी, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हैं। बाल केंद्रित शिक्षा है ना, तो बालक पर भी ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन, यदि आप किसी विद्यालय में विज्ञान शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, यानी आप साइंस के टीचर हैं, तो आप कक्षा 8 के लिए किसका सहारा लेंगे। तो आपने देखा होगा जब मैंने पिछला वीडियो डाला, अगर आपने उसे ध्यान से सुना होगा, तो इसमें कहा गया है ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में, है ना। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। तो देखिए, आप यहाँ देखेंगे रेटिंग दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया जाता है, ग्रेडिंग भी दिया जाता है, लेकिन निबंध लिखना या निबंध से ये कोई टेक्निक तो नहीं है ना निबंध, तो यही आंसर होगा। सैद्धांतिक लिखित परीक्षा जिसमें 10वीं की बोर्ड परीक्षा भी शामिल है, में कुछ प्रश्न इस पर आधारित होने चाहिए। यानी कि जो मैट्रिक की परीक्षा देता है, लोग 10वीं बोर्ड की परीक्षा देता है, तो इनमें से किस पर आधारित प्रश्न होने चाहिए। तो आप देखिए कि निबंध तो देता ही है उनको, निबंध लिखने के देता ही है, दीर्घ उत्तर भी रहता है। इनमें से कोई नहीं, अभी नहीं सोचेंगे क्योंकि एक बचा हुआ है। तो प्रयोग तकनीकी मॉड्यूल पर कुछ टेक्निकल वाले भी उनको होना ही चाहिए। अगला है, एक विज्ञान के दृष्टिकोण से किस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि छोटे जो बच्चे होते हैं, जो 1 2 3 में पढ़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या फर्स्ट, क्या सेकंड, क्या थर्ड, कितना नंबर आया नहीं आया, वो तो विद्यालय जाना भी नहीं चाहते हैं। और छोटे बच्चों का अगर मूल्यांकन होने लगे तो डर से और नहीं जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो प्राथमिक स्तर होना चाहिए। देखते हैं, सही प्राथमिक स्तर है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मूल्यांकन शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। ये पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन होता है मोटिवेशन। यदि कोई सक्सेस कर जाता है ना, उसे सक्सेस होने का चांस और बढ़ जाता है, उसका आत्मबल बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में विद्यार्थी के तथ्यों को अपनी इच्छा से संगठित व प्रकाशित करने की स्वतंत्रता होता है। प्रयोगात्मक परीक्षा से विद्यार्थी क्रियाशीलता तथा अभिव्यक्ति की तुरंत जांच की जाती है। सबसे ज़्यादा विविधता वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की होती है। तो देखते हैं इसका आंसर पहले कि प्रयोग परीक्षा से, यानी प्रैक्टिकल का जब भी आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आपकी क्रियाशीलता नहीं बढ़ेगी। अभिव्यक्ति का तुरंत जांच नहीं कर सकता, वो प्रयोग करेगा, करने के बाद बहुत सारे बच्चे प्रयोग कर रहे होते हैं, तो तुरंत जांच कैसे कर सकता है, उसमें वक्त लगेगा। और अभिव्यक्ति तो कर ही नहीं पाएगा, वो प्रयोग दिखा सकता है, लेकिन अगर 20 बच्चे दे रहे हैं तो 20 बच्चों का प्रयोग सुनना ये एक दिन में संभव नहीं है। लेकिन निबंध में देखिए, बी नंबर ऑप्शन को देखिए, निबंध में क्या होता है, अपनी इच्छा वो दिखा सकते हैं कि हम क्या लिखना चाहते हैं। और पुनर्बलन तो दोनों के लिए होता है, शिक्षक के लिए भी और शिक्षार्थी के लिए भी। और विविधता तो होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, 4 प्रकार के ऑप्शन दे दिए आपको, विविधता तो हुआ ना, तो तुरंत जांच नहीं हो सकता प्रयोगात्मक परीक्षा से, तो यही ऑप्शन सही हुआ। आकलन, 8वां सवाल, आकलन शिक्षण
अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न माना जाता है। क्यों माना जाता है, देखते हैं। आकलन से अध्यापक बच्चों की अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। बिल्कुल सही लग रहा है। आकलन एकमात्र तरीका, जब भी आपको एक शब्द मिले, जब भी आपको एक शब्द मिले एकमात्र, केवल, तो आप तुरंत काट दीजिए उसको, देख लीजिए, है ना। ये आप बिल्कुल काट दीजिए, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ऐसे नहीं हो सकते हैं। बाल मनोविज्ञान को ऐसा बनाया गया है कि उसमें चहुमुखी विकास हो, और यहाँ केवल, एकमात्र, ओनली ऐसे शब्दों को देखते ही काट दीजिए, वो हो ही नहीं सकता है। बच्चों को अंक दिए जाएं ताकि वो जान सके कि अन्य की तुलना में, आप तुलना भी तो नहीं कर सकते हैं। सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, उनका सीखने का तरीका अलग होता है। तो हमें यहाँ तुलना नहीं करना है। इसका सही आंसर हो गया कि शिक्षक आकलन करने से समझ जाता है कि वो ठीक ठाक ठीक रहा है कि नहीं सीख रहा है, ज़रा देखें तो ये बच्चा समझ रहा है कि नहीं, तो इसकी परिपुष्टि हो जाती है। मूल्यांकन किन किन बातों को ध्यान पर मूल्यांकन में किन किन बातों को ध्यान पर रखा जाना चाहिए। यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो बच्चे के व्यक्ति कौशल की सूचियों में अभिवृद्धि और अभिप्रेरणा का विकास, यानी बच्चे में ये नहीं खाली रटंत जैसा नहीं, उसके अंदर क्या कौशल है, उसको अभिवृद्धि करना है, उसे प्रेरणा देना है और उसका विकास करना है, ये तो होता है। बच्चे के आचरण व प्रगति में होने वाले परिवर्तन, यदि आचरण में बदलाव हो गया है बच्चा का, तो उसका प्रगति या तो आगे बढ़ जाएगा प्रगति, या पीछे हट जाएगा। यदि बदलाव अच्छा हुआ है तो आगे प्रगति करेगा, और अगर उसका बदलाव अच्छा नहीं हुआ है तो उसका रेटिंग गिरने लगेगा। अधिगम का दैनिक जीवन में उपयोग व व्यवहार में परिवर्तन, हाँ ये होना चाहिए। हमने कहा है कई वीडियो में कि अगर आप इसको ऐसा सिखा दें कि वो दैनिक जीवन से संपर्क कर सके, उसको दिक्कत ना हो, तभी अधिगम माना जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन सही हो गए। अगला है माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा बात गलत है। इस स्तर पर छात्र की मात्रात्मक और गुणात्मक क्षमता की जांच की जाती है। अगला देखते हैं, सहपाठी चर्चा हो गया। सहपाठी चर्चात्मक कार्यकलापों में भागीदारी व प्रदर्शन का भी आकलन होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। छात्र की प्रयोगशाला में कार्यकुशलता का विस्तृत मूल्यांकन होना चाहिए। छात्र के सैद्धांतिक ज्ञान का मूल्यांकन होना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। इसका आंसर है छात्र की प्रयोगशाला में कार्यकुशलता का विस्तृत मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये आपका गलत है। अब देखते हैं सब ऑप्शन को फिर एक बार। यहाँ पर हमने देखा कि मात्रात्मक और गुणात्मक क्षमता जांचना चाहिए, हर तरह जांचना, उसके अंदर क्या गुण है, कितना है, ये जांचना चाहिए। और अगर वो क्रियाकलाप में भाग लेता है, जैसे वार्तालाप करवाते हैं, वाद विवाद करवाते हैं, तो और भी अच्छा होगा। और ज्ञान का मूल्यांकन तो होना ही चाहिए कि वो कितना सीखा है, लेकिन क्या कोई प्रयोगशाला विस्तृत मूल्यांकन कर सकता है? नहीं कर सकता। अगला सवाल है, मूल्यांकन के उपकरण हैं, तो क्या क्या उपकरण, मूल्यांकन कैसे कैसे कर सकते हैं आप? तो मूल्यांकन आप मौखिक रूप में भी कर सकते हैं, आप इंटरव्यू के रूप में भी कर सकते हैं। जब हम लोग जाते हैं इंटरव्यू देने, सवाल पूछता है, हमारा मूल्यांकन कर रहा है कि नहीं। प्रयोगात्मक परीक्षा द्वारा कर सकते हैं, जो प्रयोगशाला से जुड़ा हुआ हो, अब करके दिखाइए। यदि किसी मोटर के बारे में पढ़ाएं आपने, तो मोटर का जांच करना है, तो आप मोटर का प्रयोगशाला ले जाइए, उसको बताइए पार्ट्स का क्या नाम है, ये क्या है, तो ऐसा कर सकते हैं। प्रयोग द्वारा भी आप ले सकते हैं, सिर्फ मोटर ही नहीं, कई प्रकार से। तो ये तीनों तरीके हैं, तो प्रोक्त भी हो गया। अब है अगला सवाल, शिक्षण के मूल्यांकन होते हैं, क्या होता है? शिक्षण के लिए जो मूल्यांकन होता है क्या होता है? रचनात्मक, पहले हम आंसर देख लेते फिर चर्चा करेंगे। ये रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हैं और सीखते हुए संवर्धन करना। अब देखिए इसको, रचनात्मक प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि क्या होता है? जब हम किसी से कोई चीज़ पूछें और उसका जवाब मिल गया,
तो ये होता है प्रतिपुष्टि, या हम बढ़िया से उसको जांच ली। ऐसा कराते हैं उपलब्ध तो सीखने में वृद्धि होता है, संवर्धन होता है, यही सही है। फिर भी देखते हैं, ग्रेट को पूरी तरह से मत देना, ग्रेट नहीं होगा, यहाँ पर ग्रेड होगा, ये होगा ग्रेड, है ना, यहाँ पर ग्रेड होगा। तो ग्रेड को आप पूरी तरह बल नहीं दे सकते। ग्रेड मान लीजिए ए प्लस होता है, ए होता है, बी प्लस बी, सी प्लस डी, ये सब होता है ग्रेड, ई तक होता है। तो हो सकता है जो इस बार मेरा ग्रेड ज़्यादा आ गया तो मैंने ज़्यादा मेहनत किया था, और एक पढ़ने वाला विद्यार्थी यदि तबीयत खराब हो, एग्ज़ाम खराब चला जाए, तो क्या उसका ग्रेड कम नहीं हो सकता है? तो सिर्फ इसी को पूरी तरह से महत्व नहीं दे सकते ना। सी है छात्रों का वर्गीकरण तथा उनको रैंक देने के लिए, रैंक ये तो आप कर ही नहीं सकते हैं। रैंक की बात आए जब भी आप उसे काट दीजिए, रैंक नहीं दे सकते। अध्यापक की शिक्षण कौशल को जांचने का दर, अध्यापक का थोड़ी ना जांच होता है, ये तो छात्र का होता है ना। अगला, उत्तम मूल्यांकन की, उत्तम मूल्यांकन जो होता है, एक अच्छा मूल्यांकन का क्या गुण होना चाहिए? तो इसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, जो भरोसा होगा, नहीं ये मूल्यांकन सही है, इसमें कोई धोखाबाजी नहीं हुआ। वैधता, आप वैध हैं तभी तो आप जांच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं शिक्षक नहीं हूँ और मैं किसी का मूल्यांकन करता हूँ, तो वो उसके दिमाग में आएगा ये व्यक्ति तो खुद नहीं जानता है, ये मेरा क्या जांच करेगा? तो ये तो नहीं हुआ ना, वैध नहीं हुआ। उसको वैध होना चाहिए, उसके काबिल होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता, इसमें एक एक वस्तु का ध्यान रखा जाना चाहिए, हर पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये सभी बातें सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण में मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान यदि आप सिखा रहे हैं, उसका क्या तो निदान करना है, कोई समस्या है उसका निदान करना है, अगर कोई और समस्या है उसका भी उपचार करना है। अधिगम का विस्तार, शिक्षा को और बढ़ाना है। तो ये सभी बातें सही है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन का उद्देश्य है पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन, जो जरूरी बदलाव है उसे करने होंगे। परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, आप देखिए कितने तरह से बदलाव हो रहे हैं। पहले सब्जेक्टिव होता था, अब ऑब्जेक्टिव होने लगा। बदलाव हो रहा है कि नहीं? तो जहाँ जो सुधार करने की जरूरत है हो रहा है। विद्यार्थी को उत्तम ढंग से पढ़ाना, तो ये भी तो एक अच्छा बात है, ये भी तो होना चाहिए। तो इस तरह हो गया सभी आंसर। अगला है विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन जो है किस पर आधारित होना चाहिए? वार्षिक वह परीक्षा, आंशिक और बाहर दोनों परीक्षण, आंतरिक परीक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। वार्षिक परीक्षा मेरे हिसाब से सही नहीं लग रहा है, क्योंकि एक परीक्षा से मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। अभी तक तो चलते आया है, लेकिन संभव नहीं लग रहा है। सिर्फ अंदर के बारे में मुझसे पूछे तो ये भी संभव नहीं है। आंशिक और बाहर दोनों परीक्षण मुझे लग रहा है, देखते हैं तो वही सही है। देखिए, उसका अंदर का भी परीक्षण करना है और बाहर का भी परीक्षण करना है, दोनों करना है। विज्ञान में योगात्मक आकलन को खाली स्थान पर बल देना चाहिए, यानी खाली स्थान यहाँ डैश देना था या खाली स्थान लिख दिया है। विज्ञान में योगात्मक आकलन को आप देखिए क्या क्या ऑप्शन है। अवलोकन कौशलों पर आकलन करने का, विद्यार्थियों के अधिगम घटनाएं वाले क्षेत्र का निदान करने, मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने, महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पना का परीक्षण करने। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है बी, है ना, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने, यानी किन किन क्षेत्रों में से कठिनाई हो रही है इसे दूर करना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के रूप में, रूप यहाँ लिखा रूपात्मक होगा, निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान का रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? रूपात्मक आकलन, इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, ये अच्छा उद्देश्य लग रहा है। इसका उद्देश्य है कि प्रायोगिक कौशलों को समुन्नत करना चाहिए, ये भी अच्छा लग रहा है। यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाना चाहिए,
यह भी लग रहा है, और एक प्रकृति में निदात्मक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रूप होता है। अभी तक तो चलते आया कि वर्ष के या अंत में आयोजित किया जाता है। तो आपने देखा कि यह वर्ष के अंत वाला ऑप्शन गलत हो गया। आप फिर से वापस आइए तो आप देखेंगे कि यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मूल्यांकन आखिर हम कर क्यों रहे हैं, ताकि उसकी जो समस्या है उसका हम निदान करें। आकलन भी किए हैं, मूल्यांकन किए हैं, और हमें कुछ समस्या पता चल गया, तभी तो हम करें। तो हमें पता चलता है कि कौन बच्चे पिछड़ रहे हैं, कौन बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जब ये हमें पता चल जाता है तो हम उसका निदान करने की प्रक्रिया पर विचार करते हैं। तो इसकी प्रकृति रूप में क्या है? रूपात्मक में निदानात्मक है। और ये आखिरी सवाल है कि शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह रचनात्मक मूल्यांकन है, सही लग रहा है। यह संकलनात्मक मूल्यांकन है, यह भी सही लग रहा है। यह वर्ष भर चलता रहता है, यह भी सही लग रहा है। तो क्या मूल्यांकन एक ही बार होना चाहिए? तो अगर एक बार होता तो सतत क्यों लिखता है? सतत लिखता ही नहीं। तो ये तो सतत मीन्स लगातार होता है, वर्ष में एक बार हो रहा है, यही तो गलत लग रहा है। ये वर्ष में एक बार होता है, ये गलत लग रहा है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि मैंने कहा 20 सवाल और 19 सवाल, तो आपका 20वां सवाल यह है कि इनमें से आपको कितने का आंसर पता था? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी तरह का अच्छा वीडियो आपको मिलता रहे। मैं जीवन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वीडियो देखने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो।